हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसके अंदर हम कवर करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। व्हाट इज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। It was developed by John Stroustrup at Bell Laboratories over a period starting in 1979। तो जो इनके डेवलपर थे उनका नाम था जॉन स्ट्राउस्ट्रप। ये इनके डेवलपर का नाम है। इट इज़ अ एक्सटेंशन टू सी लैंग्वेज। आपको आप फैमिलियर होंगे कि एक सी लैंग्वेज और होती है जो इसके पहले आई थी। सी लैंग्वेज में कुछ एडिशनल फीचर्स और ऐड किए गए तो ये लैंग्वेज बनी हमारी सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस है वो क्या है? इट इज़ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो सी का ही पार्ट है, जो ये बताता है कि कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर दो, एक वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर लिया गया कि इट इज़ एन एक्सटेंशन टू सी लैंग्वेज, जिसमें सी प्लस प्लस क्या है, सी के साथ में कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को ऐड किया गया और इस लैंग्वेज को नाम दिया गया सी प्लस प्लस। दैट मीन्स इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी, इंक्रीमेंट ऑफ सी। ना उसके फीचर्स देखते हैं। इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ होती है। क्यों हम प्रोग्राम बनाते हैं? क्योंकि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, हमें अपने अकॉर्डिंगली कुछ काम करना होता है। उसके लिए हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप जब हम उसको एक ग्रुप में कवर कर देंगे तो इट विल बिकम अ प्रोग्राम। ये पूरा एक प्रोग्राम बनेगा। ठीक है। अब जब इनिशियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तो इट वाज मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले जो लैंग्वेज क्रिएट हुई, डेवलप हुई, वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है, या फिर आप इस नाम से जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो 0 और 1 से मिलके बनी है। तो ये जो लैंग्वेज थी इसको मशीन यानी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता था। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन के नियर है। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि जो भी आप कोर्स लिखते थे वो 0101 के फॉर्म में लिखते थे, तो वो लर्न करने में बहुत डिफ़िकल्ट था। और यदि आपने किसी तरह से लर्न कर लिया, कोडिंग लिख ली, कोडिंग लिखने के बाद मान लीजिए सारा कोड यदि 0101 के फॉर्म में लिखा है और कुछ एरर्स आ रही है या आपका वांटेड आउटपुट नहीं आ रहा, तो एरर को फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया, एक नई लैंग्वेज बनाई गई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया कि कुछ निमोनिक वर्ड्स बनाए गए, जैसे कि ऐड करना है तो हम ADD लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी पूरी तरीके से इंग्लिश लाइक लैंग्वेज नहीं थी। उसमें भी कुछ कोड्स, कुछ मशीन एड्रेसेस लर्न करने पड़ते थे। तो पहले से लो लेवल के कंपैरेटिवली तो ये इजी हो गई, बट फिर भी यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी थी, लर्न करना बहुत मुश्किल था। मशीन एड्रेसेस, कोड्स, ये सब हम बहुत मुश्किल होता था। तो बाद में, इसके बाद एक नई लैंग्वेज यूज़ हुई, नई लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आते हैं वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होते हैं, यानी कि जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश बोलते हो वो उसी तरीके से लैंग्वेज में बनाए गए होते हैं। कमांड्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, बट होते इंग्लिश लाइक ही, यानी जब इंग्लिश आपको नॉर्मल आती है तो आप इसके सिंटेक्सेस को समझ सकते हैं। तो ऊपर वाली जो लैंग्वेजेस है इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये वाली तो ठीक है, आपको लर्न करने में दिक्कत है। असेंबली लैंग्वेज हुई और हाई लेवल लैंग्वेज हुई, इन दोनों में एक प्रॉब्लम है कि मशीन जो है यानी कंप्यूटर जो है इन दोनों लैंग्वेजेस को डायरेक्टली समझ नहीं सकता। दैट मीन्स यहाँ पर कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो इन दोनों लैंग्वेजेस को कंप्यूटर को समझा पाए। ठीक है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ये समझ लीजिए कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज शुरू में आई थी, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई थी। इसके अलावा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सभी की सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं।
चाहे वो C++ हो या जावा हो, सी या पर्ल, ये सारी लैंग्वेजेस ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं क्योंकि हम इसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में करते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको मिडिल लेवल क्यों बोलते हैं? अभी हमने कहा था कि हाई लेवल बोल रहे हैं, तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज तो है, बट इसमें इस लैंग्वेज में ऐसी फैसिलिटी है कि हम मशीन लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मशीन लेवल की प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है एंड यूजर लेवल की यानी सिंपल लैंग्वेज में जो हम कोडिंग करते हैं उसे भी सपोर्ट करता है। दैट इज वाई इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के बीच में स्टैंड करती है। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट सपोर्ट्स लो लेवल सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, मेकिंग इट suitable for developing operating system, device drivers and other system software। मतलब जो ये लैंग्वेज है इसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप किया जा सकता है, डिवाइस ड्राइवर जैसे कि जो डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है, इनको चलाने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर्स। तो उस तरह के ड्राइवर्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि मशीन को वो हैंडल कर पा रही है। नाउ टोकन्स इन C++। व्हाट इज टोकन्स? टोकन्स किसे बोलते हैं? जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लें, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी यदि हम उसको अलग अलग उसके पार्ट सीखना चाहें तो कुछ उसके मेन पार्ट्स लाइक वर्ब्स क्या होते हैं या नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये सारे उसके पार्ट्स हैं, या ग्रामर क्या है। तो इसी तरीके से C++ लैंग्वेज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को यदि हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अलग अलग कैटेगराइज करें तो वो हो जाते हैं टोकन्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। हम बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे हमारा नॉर्मल आप जैसे बच्चे खेलते हैं ब्लॉक से, तो कुछ ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को वो अरेंज करके उन ब्लॉक्स से मिलके ही आपका जो भी बिल्डिंग बनानी है या जो भी स्ट्रक्चर बनाना है वो बनता है। तो सिमिलरली ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं इनका यूज करके ही प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टोकन्स इन C++। आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स। तो ये जितने भी ये आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे टोकन्स कहलाते हैं। यानी प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, तो इस हर प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नाउ C++ आइडेंटिफायर, इन टोकन्स को हम वन बाय वन समझते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, किसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमारा नाम हमारा आइडेंटिफायर है, हम नाम से पहचानते हैं। जैसे हमें कोई कॉल करना चाहे तो हमारा नाम कॉल करेगा और हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो सिमिलरली C++ में भी हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। तो आइडेंटिफायर को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ मेमोरी लोकेशन की बात कैसे आ गई कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, लाइक मैथ्स में आप करते हो कि आपको एक्स में कुछ स्टोर करना है, मान लो एक्स में 4 करना है, वाई में 5 करना है। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि वाई के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगी और उसमें जो स्टोर होगा 5। मान लीजिए आपकी ये मेन मेमोरी है और यहाँ पर ये स्पेसेस बने हुए हैं, इस तरह से सेल्स बने हुए हैं। तो जब ये 4 स्टोर होगा तो 4 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा। जैसे 4 का कोड होता है 100, तो ये 100 इस तरीके से स्टोर होगा। तो ये जिन मेमोरी सेल्स पे स्टोर है उनका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, और हम इन एड्रेसेस को लर्न करें ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इससे क्या होता है कि हम जब भी हमें 4 को एक्सेस करना होगा वी यूज एक्स। तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने रख दिया एक्स। दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। नाउ आइडेंटिफायर नेम कंटेन्स लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। कुछ रूल्स होते हैं
कि आइडेंटिफायर हम कैसा बना सकते हैं। तो आइडेंटिफायर जब हम बनाते हैं या डिसाइड करते हैं तो उसमें लेटर्स का यूज हो सकता है, डिजिट्स का यूज हो सकता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक का कोई नंबर हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है। नाउ आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, यानी जब भी आइडेंटिफायर बनाना है, मान लीजिए आपने टोटल नाम का आइडेंटिफायर बनाया, तो आप ऐसे ले सकते हैं, अंडरस्कोर टोटल भी ले सकते हैं, ठीक है, या टोटल 4 ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो केसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लोअर केस और अपर केस, ठीक है। लोअर मतलब जो हम स्मॉल ABCD लिखते हैं दैट इज लोअर केस, कैपिटल में लिखें तो उसको बोलेंगे अपर केस। तो केस सेंसिटिव है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि यदि हमने कोई आइडेंटिफायर बनाया है, मान लीजिए आपने ये बनाया है, एक वेरिएबल ये बनाया है, एक इस तरीके से बनाया है, आप इन तीनों में देखेंगे कि फर्स्ट वाले वेरिएबल में T कैपिटल है, दूसरे वाले वेरिएबल में सभी स्मॉल केस में है, और तीसरे वेरिएबल में सभी कैपिटल केस में। तो जब भी हम इन 3 वेरिएबल का यदि एक प्रोग्राम में यूज करते हैं तो ये तीनों ही डिफरेंट माने जाएंगे, यानी केस सेंसिटिव, इस वेरिएबल को अलग मानेगा, वो इसको अलग मानेगा, इसको अलग मानेगा, ठीक। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो वाइट स्पेसेस किसे बोलते हैं, वाइट स्पेसेस का मतलब है जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि आप टैब की प्रेस करते हैं, ठीक है, आप जब टैब की प्रेस करते हैं तो ये कैरेक्टर कुछ प्रिंट नहीं होते, या फिर आपने एंटर की प्रेस की, ठीक है, जिसको हम रिटर्न की भी बोलते हैं। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं, या स्पेस बार आपने प्रेस कर दिया, तो इस तरह के कैरेक्टर्स आप वेरिएबल नेम में या आइडेंटिफायर नेम में यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज नहीं कर सकते, लाइक मतलब आप ये कह सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि A to Z एंड 0 to 9, A to Z स्मॉल में भी हो सकता है। इनके अलावा कीबोर्ड पर जो भी आप कैरेक्टर्स देखते हैं वो कहलाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि अंडरस्कोर इज अलाउड, तो स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर इज आर नॉट अलाउड। अंडरस्कोर अलाउड है, लेकिन बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, तो ये आपको अच्छा, जैसे हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे, टोटल, अंडरस्कोर टोटल और टोटल 4, ये आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, टोटल, अंडरस्कोर टोटल एंड टोटल 4, ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर मैंने बताया। और एक नीचे रूल बताया है कि आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स, और साथ में जो आइडेंटिफायर है वो एंड भी नहीं हो सकते नंबर से। मान लीजिए आपने सॉरी बिगिन भी नहीं हो सकते नंबर से। मान लीजिए आपने लिखा कि 6 टोटल, तो जब आइडेंटिफायर स्टार्ट यदि नंबर से करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, एरर प्रोड्यूस करेगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या हुआ, कुछ वर्ड्स का मीनिंग फिक्स्ड है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व किए गए हैं, उन वर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो आगे हम पढ़ेंगे रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड्स, तो ये जो रिजर्व वर्ड की बात कर रहे थे इनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो कीवर्ड्स आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग्स टू C++ कंपाइलर। जैसा आप मान लीजिए कि आप हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, तो हिंदी में भी कुछ शब्द रिजर्व हैं कि उन वर्ड्स का मीनिंग यही होगा, ऐसे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स रिजर्व हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं और उसका मीनिंग फिक्स होता है। ऐसे ही हिंदी जब बोलते हैं तो हिंदी में भी वर्ड्स का मीनिंग फिक्स होता है और उन्हीं को आप यूज करते हैं। तो सिमिलरली कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पर C++ में भी डिफाइन किए गए हैं और उसका मीनिंग फिक्स्ड है। तो ये पूरी लिस्ट है आपके कीवर्ड्स की, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। इनके अलावा कोई भी आप वर्ड बना सकते हैं, XYZ ABC आप कुछ भी ले सकते हैं, या टोटल, सम,
परसेंटेज, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है, राइट। नाउ कॉन्स्टेंट्स, मैथ्स में आपने कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग समझा ही होगा। दो टर्म आपने पढ़ी होंगी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइक x इक्वल टू आपने 4 लिखा, x इक्वल टू बाद में जाके आप इसको 16 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वेरिएबल, जिसको अभी हम आगे और डिटेल में प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी जो फिक्स होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। तो यदि ऐसा कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम फिक्स रखना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, देन वी कैन डिक्लेयर इट एज कांस्टेंट। तो जैसे मान लीजिए हमें कांस्टेंट इंट, ये एक डेटा टाइप है, इंटीजर। इंटीजर एक डेटा टाइप है, मतलब कि जब हमें कोई नंबर लेना हो जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं हो, पॉइंट नहीं हो, तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो यदि हमें इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लेना है, सपोज लेना है हमें y, और इसकी वैल्यू हमें फिक्स रखनी है 10, तो हम ऐसे रख सकते हैं। तो अब क्या होगा, यदि हमने कांस्टेंट लिया तो y की वैल्यू फर्दर चेंज नहीं होगी। या जैसे आपको मालूम है कि ट्राइंगल का आप एरिया वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, या सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना, सर्कल का मान लेते हैं, सर्कल का आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको पाई की ज़रूरत होगी। तो पाई के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें कोई पाई सिंबल तो होता नहीं है, आपने एक कांस्टेंट वेरिएबल पाई लेना चाहते हैं और इसमें आप वैल्यू रखना चाहते हैं 3.14। तो ये जो 3.14 है, इसमें डेसिमल वैल्यू इंक्लूडेड है, तो इसका डेटा टाइप होता है फ्लोट, इसको हम कहते हैं फ्लोट। और इसको आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, देन यू कैन राइट कांस्टेंट फ्लोट पी। तो अब ये आगे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक। सो constants in C++ are the tokens that are defined at the time of initialization, and the assigned value cannot be altered or updated after that। इसका क्या मतलब हुआ, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जिस वक्त आपने वेरिएबल बनाया उसी वक्त आपने वैल्यू उसको दे दी, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। यानी जब आप बता रहे हैं कि x का टाइप क्या है, आपने कहा x इज अ फ्लोट डेटा टाइप, और इसी वक्त में आपने कोई वैल्यू दे दी 4, जिस वक्त बता रहे हैं इसी वक्त आपने वैल्यू असाइन कर दी, तो इट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो यदि एक बार शुरू में इनिशियलाइज कर दी तो इसको आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते, पूरे प्रोग्राम में x की वैल्यू 4 ही रखी जाएगी यदि आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो। नाउ कॉन्स्टेंट्स कैन बी ऑफ एनी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक अभी हमने दो डेटा टाइप को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जैसे इंट पढ़ा हमने, फ्लोट पढ़ा, इसी तरीके से कैरेक्टर भी होता है। तो ये वही बात कर रहा है कि इट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप। इंटीजर हमने पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, ऐसे कैरेक्टर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इन डेटा टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ते जाएंगे। नाउ अनदर टोकन्स आर स्पेशल सिंबल्स एंड स्ट्रिंग्स। स्पेशल सिंबल्स मतलब कुछ सिंबल्स भी होते हैं, इनका मीनिंग भी फिक्स्ड होता है। नाउ स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक आपको लिखना है ग्वालियर, तो ग्वालियर इज अ स्ट्रिंग, हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करते हैं, तो इसको स्ट्रिंग कहेंगे। या कुछ हमें ABC लेना है तो ये भी स्ट्रिंग है, तो इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। दीज ऑल आर टोकन्स। नाउ ऑपरेटर्स इन C++। ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं, जो ऑपरेट करे। ऑपरेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा है आपने, लिखा है A+B-C, तो ये जो प्लस सिंबल है और जो ये माइनस सिंबल है, दीज आर ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं A, B एंड C को। तो ये जिनको ऑपरेट कर रहे हैं इन्हें बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, इस ऑपरेटर्स की जो कैटेगरीज है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड वन मोर ऑपरेटर जो आपको नहीं, आपने कभी सुना होगा, तो इट इज मॉडुलो डिवीजन।
मॉडुलो डिवीजन। फिर कैटेगरी सेकंड है आपकी रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल्स टू होता है आपको इक्वलिटी चेक करनी हो। मान लीजिए आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू 4 है क्या, तो आप यदि चेक करना चाहेंगे तो आप ए इक्वल टू 4 लिखेंगे। और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी केवल मैं कैटेगराइज करके बता रही हूँ कि कौन से ऑपरेटर किस कैटेगरी में आते हैं। देन ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। ये एक्सक्लेमेशन साइन है जो कीबोर्ड पर 1 डिजिट के ऊपर बना होता है, ये वो सिंबल लगाया है एंड इक्वल टू लगाया है। इस ऑपरेटर को बोलते हैं नॉट इक्वल टू। देन अनदर कैटेगरी इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करती है, ट्रू और फॉल्स पे वर्क करती है। तो इसमें 3 ऑपरेटर्स आते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। फिर आता है ये डबल पाइप सिंबल बनाते हैं हम, जो कीबोर्ड पर स्लैश के साथ, बैक स्लैश के साथ आपको दिखता है। देन इसको बोलते हैं हम लॉजिकल और। देन है आपका एक सिंगल एक्सक्लेमेशन साइन, जो हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ वैसा ही साइन है लेकिन सिंगल, केवल उसके साथ में कुछ भी ऑपरेटर नहीं है। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक, नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू। जब हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा था कि जब भी हमने वैल्यूज असाइन की x इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। सो जैसे मान लीजिए आपने लिखा x इक्वल टू 4, तो यहाँ असाइनमेंट है। यहाँ ये जो ऑपरेटर दिख रहा है ये इक्वल टू ऑपरेटर है और यहाँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में भी कुछ ऑपरेटर्स शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या कहलाते हैं, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, जो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है फर्स्ट वाली कैटेगरी, इन सब के साथ यदि इक्वल टू सिंबल लगा दी जाए, लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एंड मॉडुलो डिवीजन इक्वल टू। इसका पर्पस क्या होता है हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि वैल्यू को इंक्रीज करता है, एंड डिक्रीमेंट इज टू डिक्रीज अ वैल्यू। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए 2 बार प्लस साइन लगाते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए 2 बार माइनस सिंबल लगाते हैं। देन अनदर ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में 2 सिंबल का कॉम्बिनेशन आता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कहलाता है कंडीशनल ऑपरेटर। देन बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्ट, एक्सक्लूसिव और, नॉट। ये सारे आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और एक और ऑपरेटर होता है बिटवाइज एंड। नाउ स्पेशल ऑपरेटर्स में आता है कुछ, एक होता है, इसको एरो बोलते हैं। ये डैश सिंबल के बाद हम ग्रेटर देन सिंबल लगा रहे हैं, ये पॉइंटर के लिए यूज होता है। डॉट, ऊपर जो हमने स्टार यूज किया है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, नीचे स्टार जो यूज कर रहे हैं वो एज मतलब पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, जो आगे आने वाले हम वीडियोस में सीखेंगे कैसे बनना है। डॉट ऑपरेटर होगा। ये सारे स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। देन कॉमा, कॉमा भी एक ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर में आता है। साइज ऑफ, ये कोई सिंबल नहीं है, एक वर्ड की तरह यूज होता है, बट इट इज साइज ऑफ। ये ऑपरेटर होता है जो साइज बताता है किसी भी डेटा टाइप का या किसी भी वेरिएबल का। तो ये सारे जो ऑपरेटर हैं ये स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, यहाँ भी एक एम्परसेंड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, पर्पस के अकॉर्डिंग। सो डिटेल में हम ऑपरेटर्स को कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए यदि कोई डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि कि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी जानकारी प्रॉपर समय पे मिल जाए। थैंक यू।